नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने पुराने टॉपिक पर, जो टॉपिक पिछली बार टेक्निकल एज थोड़ा एरर के कारण नहीं हो पाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम एम एन श्रीनिवास से जुड़े हुए 25 प्रश्नों को। तो एम एन श्रीनिवास के टॉपिक से जुड़े हुए ये 25 प्रश्न वो प्रश्न हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सामने आपके प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए कि एम एन श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये एक पदानुक्रमित संरचना में स्थितिजन्य परिवर्तन को दर्शाता है। इसके कारण व्यवस्था में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। यह प्रक्रिया केवल हिंदू जातियों तक सीमित है और जनजातियों में पूरी तरह अनुपस्थित रही है। इसके अंतर्गत अंतर्भुक्ति इंक्लूजन और बहिष्करण एक्सक्लूजन की द्वंद्वात्मकता देखने को मिलती है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें असत्य है संस्कृतिकरण के संदर्भ में। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आपने देखा है कि पदानुक्रम संरचना तो आती है, परिवर्तन तो आता है, ठीक है। दूसरा, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। ये तो सही बात है कि पदमूलक परिवर्तन तो है संस्कृतिकरण, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। तीसरा, ये प्रक्रिया केवल हिंदू जातियों तक सीमित है। मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो हमेशा इस शब्द पे ध्यान दीजिए, केवल या पूरी तरह। इस तरह के जो शब्द हैं ये अपने आप में स्पष्ट कर देते हैं कि प्रश्न में कहाँ गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये कहना कि ये केवल हिंदू जातियों तक सीमित है, जनजातियां इससे अछूती रही हैं, ये अपने आप में गलत है। तो असत्य कथन क्या हुआ? असत्य कथन हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम एन श्रीनिवास की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम क्रम में जमाइए। तो चारों किताबें किसकी हैं? एम एन श्रीनिवास की किताबें हैं। एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चारों प्रकार की किताबें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्योंकि कालक्रम पूछा गया है तो आपको इसका वर्ष भी याद होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कौन सी किताब पहले पब्लिश हुई थी, तो आपको चारों के ईयर याद होने चाहिए। क्लियर? तो जब इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है एप्लीकेशन पर, वहां से प्रिंट आउट निकालिएगा, ठीक है। और इसके नोट्स में इस किताब के क्वेश्चन के आगे इसके आंसर, अपना जो ईयर है किताबों का, वो जरूर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले कौन सी किताब आई इन चारों में? सबसे पहले आई थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया। ये किताब सबसे पहले आती है। फिर आती है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ठीक है। इसके बाद आई सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, और फिर आती है 1978 समथिंग, वो है द रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है। 2 1 4 3 इसका सही आंसर है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। एम एन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जातियां या प्रभु जाति बनने के लिए कर्मकांडीय पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान होना अनिवार्य शर्त नहीं है। क्या लिखा गया है कि भाई प्रभु जाति बनने के लिए जो कर्मकांडी व्यवस्था है, जैसे वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्र का स्थान सबसे नीचा है। तो कर्मकांडी व्यवस्था में ऊंचा होना ही प्रभु जाति होने की पहली शर्त नहीं है। कारण, किसी स्थानीय क्षेत्र में संख्यात्मक बहुलता, अब देखिएगा ये प्रश्न जो है वो आपकी प्रभु जाति की अवधारणा को स्पष्ट कर देगा। किसी स्थानीय क्षेत्र में संख्यात्मक बहुलता, भूमि स्वामित्व और राजनीतिक शक्ति का संचय एक मध्यवर्ती और निम्न कर्मकांडी स्थिति वाली जाति को भी प्रभु जाति बना सकता है। तो पूरा का पूरा डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, डोमिनेंट कास्ट का,
वो एक प्रश्न के अंदर समाया हुआ है। तो एम एन श्रीनिवास ये कहते हैं जो परंपरागत वर्ण व्यवस्था थी उसकी तरह काम नहीं करता है डोमिनेंट कास्ट, कि जो लोग वर्ण व्यवस्था में ऊपर होंगे, ऊंची जाति के होंगे, वही डोमिनेंट होंगे, ऐसा नहीं है। तो कर्मकांडी व्यवस्था में ऊपर होना ही डोमिनेंट कास्ट होने की निशानी नहीं है, बल्कि तीन बड़े फैक्टर हैं। पहला, आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी संख्यात्मक बल ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास भूमि स्वामित्व ज्यादा होना चाहिए, लैंड होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल डिसीजन को प्रभावित करने की क्षमता है या नहीं है। क्लियर? कोई समस्या इसमें? जैसे मान लीजिए किसी गांव में 5,000 की आबादी है या 2,000 की आबादी है, उस गांव में केवल 150 परिवार हैं ब्राह्मण के, या 150 आबादी है ब्राह्मण समुदाय की। तो केवल कर्मकांडी व्यवस्था में ऊपर हो जाने के चलते ब्राह्मण वहां आपके डोमिनी आप सॉरी माफ कीजिएगा प्रभु जाति नहीं हो जाएंगी। क्लियर? डोमिनेंट नहीं हो जाएंगे। अगर वहां पर यादवों की संख्या मान लीजिए 50-70% है, तो फिर यादव भले ही आपके ओबीसी से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन तब भी वो डोमिनेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास संख्या बल भी होगा, उनके पास राजनीतिक शक्ति भी होगी और भूमि स्वामित्व भी ज्यादा होगा ब्राह्मणों की तुलना में। तो डोमिनेंट कास्ट ऐसे काम करती है। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारतीय समाज शास्त्र में पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य यानी बुक व्यू के विरोध में क्षेत्रीय परिदृश्य यानी फील्ड व्यू को सुदृढ़ पद्धति शास्त्र उपकरण के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? ठीक है, अब मैं पीछे देख कर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सामने ही एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगवा ली है ताकि पीछे ना मुड़ना पड़े। ठीक है, सामने ही आपका क्वेश्चन चलता रहता है। चलिए, तो देखिए पुस्तक की परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, बुक व्यू की बात हो रही है। और जब बुक व्यू तो हम जानते हैं लुइस डूमा हो, चाहे आपके हम देखते हैं इरावती कर्वे हों, या सबसे महत्वपूर्ण है जीएस घुरिये हैं, वो हमेशा बुक व्यू के समर्थक रहे हैं। लेकिन एम एन श्रीनिवास जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बुक व्यू का पूरा विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने फील्ड व्यू का समर्थन किया है। ठीक है, तो फील्ड व्यू को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रेय जाता है एम एन श्रीनिवास को। अभी यह प्रश्न सॉल्व करना आसान लग रहा है क्योंकि हम एम एन श्रीनिवास पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आते हैं, तब यही क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं कि किसने बुक व्यू की बात करी है और किसने फील्ड व्यू की बात करी है। अगला प्रश्न देखिए, सामने जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति और ब्राह्मणीकरण की बात हो रही है। तो चारों अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं एम एन श्रीनिवास से, और कौन सी अवधारणा क्या कहती है यह प्रश्न पूछा गया है। संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षता तार्किकता का उदय। पश्चिमीकरण, संदर्भ समूह का अनुकरण। प्रभु जाति, केवल मैसूर के कुर्ग समुदाय का निर्वंशी विज्ञान। ब्राह्मणीकरण, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक आर्थिक शक्ति का संचय। तो बताइए, ठीक है, सही आंसर क्या है? कूट वाला प्रश्न है ये अपने आप। तो संस्कृतिकरण की बात हो रही है। संस्कृतिकरण तो हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति, जो निम्न जातियां हैं वो ऊंची जातियों को अपना संबंध समूह के रूप में देखती हैं, अपने रेफरेंस ग्रुप के रूप में देखती हैं, इसीलिए उनकी परंपराओं, उनके मूल्यों, उनकी मान्यताओं का अनुसरण करती हैं। इसका मतलब संस्कृतिकरण की जब बात आती है तो बात आती है संदर्भ समूह के रूप में। पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश शासन के समय की अंधाधुंधकरण नकल कर लेना, नहीं। पश्चिमीकरण का मतलब यह है कि हमारी जो सोच थी उसमें थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण डेवलप हुआ। हमने सेकुलर सोसाइटी के बारे में सोचा। जो कट्टरपंथी समाज था वो धीरे धीरे धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर बढ़ता है। समाज में अभी तक जादू टोना, अंधविश्वास था, उसकी जगह कहीं ना कहीं समाज में रैशनलिज्म यानी तार्किकरण बढ़ता है। इसे कहते हैं पश्चिमीकरण। यानी बी का क्या हो गया? 1। ठीक, अब आती है बात प्रभु जाति। प्रभु जाति किससे जुड़ी हुई है? स्थानीय स्तर पर पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब हो गया सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? डी का 3। तो ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है, ठीक है, वो उन्होंने कुर्ग समुदाय के अध्ययन के दौरान प्रस्तुत की थी। क्लियर हुआ यहां तक? तो सही आंसर क्या है? 2, 1, 4, 3। तो सही आंसर है 2, 1, 4, 3। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एम.एन. श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था में दो प्रकार की एकजुटता की चर्चा की है। वह कौन सी एकजुटता है जो विभिन्न जातियों को एक स्थानीय ग्रामीण समुदाय में जजमानी व्यवस्था के माध्यम से अंतर्निर्भरता में बांधती है, इंटरडिपेंडेंट कर देती है। वह जाति व्यवस्था में दो प्रकार की एकता की बात करी है एम.एन. श्रीनिवास ने। तो जब हम जजमानी व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें कौन सी एकता देखने को मिलती है? क्षैतिज एकजुटता, ठीक है, तो आपके लंबवत एकजुटता, सावयवी एकजुटता या यांत्रिक एकजुटता। तो किस प्रकार की एकजुटता हमें देखने को मिलती है? देखिए, यांत्रिक एकजुटता और सावयवी एकजुटता की जब बात आती है तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं दुर्खिम के विचारों से। दुर्खिम ने कहा था कि परंपरागत समाजों में यांत्रिक एकता या यांत्रिक एकजुटता होती है और आधुनिक समाजों में, औद्योगिक समाजों में सावयवी एकजुटता होती है। यानी ये दोनों आंसर तो इसमें हो नहीं सकते। ये तो दुर्खिम का विचार है। अब दो प्रकार की एकजुटता की बात करी है एम.एन. श्रीनिवास ने, एक है क्षैतिज और एक है आपके लंबवत। जब एक ही जाति के लोगों में एकता की बात होती है तो उसे कहते हैं क्षैतिज। लेकिन जो अलग अलग जातियों के बीच में व्यवसायों को लेकर, सेवा को लेकर, आर्थिक निर्भरता को लेकर जो एकता पैदा होती है, इसे कहते हैं लंबवत एकता, ठीक है, या लंबवत एकजुटता। तो एम.एन. श्रीनिवास की जो दो प्रकार की एकता की बात होती है उसमें लंबवत एकता जो है वो जजमानी व्यवस्था से देखने को मिलती है। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पीएचडी जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने की थी, तो पीएचडी के दौरान, क्लियर है? धन्यवाद वंदना जी, बहुत सही वंदना जी, धन्यवाद। शिल्पा जी धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एम.एन. श्रीनिवास ने जो अपनी पीएचडी के दौरान सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए मानव शास्त्र के संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को अंगीकृत किया है, वो किसका जो थॉट है या किसकी जो अप्रोच है उसको ग्रहण किया है अपनी पीएचडी के दौरान? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस पिचार्ड या क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो बताइए किसके दृष्टिकोण को या किसके अप्रोच को एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण करने के दौरान? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है अपने आप में, कहने को डेटाबेस क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी हम एम.एन. श्रीनिवास पढ़ते हैं तो ये शब्द कई बार आता है, संरचनात्मक प्रकारवाद। जब भी संरचनात्मक प्रकारवाद की बात आती है तो नाम किसका आता है? वो है रेडक्लिफ ब्राउन का। मेलिनोवस्की का नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि मेलिनोवस्की जो है वो जैविक प्रकारवाद के समर्थक है। वो संरचना पे नहीं, व्यक्ति की आवश्यकताओं पे ध्यान फोकस करते हैं। लेकिन संरचनात्मक प्रकारवाद में रेडक्लिफ ब्राउन का योगदान सबसे बड़ा है, क्योंकि वो प्रकारवाद में संरचना और संरचना के अंगों की बात करते हैं। उसी दृष्टिकोण को लिया है आपके एम.एन. श्रीनिवास ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एम.एन. श्रीनिवास की कालजयी निविज्ञान कृति द क्लासिक एंथ्रोपोग्राफिक आपके एंथ्रोग्राफिक वर्क द रिमेम्बर्ड विलेज 1976 किस गांव के सघन सहभागी अवलोकन पर आधारित है? ध्यान समझिएगा, ये किताब बड़ी फेमस किताब है। दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में जो वहाँ पे आग लगी और उसमें उनका जो रिसर्च थी वो जल चुकी थी, इसकी मूल कृति। बाद में उन्होंने जो अपना स्टडी की थी, अध्ययन किया था, उसको याद करके लिखा है, इसलिए इस किताब का नाम ही है द रिमेम्बर्ड विलेज। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये किताब कब पब्लिश हुई थी? 1976 में ये किताब पब्लिश हुई थी। लेकिन ये किताब उन्होंने कौन से क्षेत्र में जाकर सहभागी अवलोकन किया है? अब देखिए, अवलोकन में भी कौन सा अवलोकन किया? सहभागी अवलोकन किया है। उसके आधार पर लिखी है। रामपुरा, समीरपेट, किशनगढ़ी या आपके श्रीपुरम। तो श्रीपुरम जो है तंजौर जिले में आता है, तमिलनाडु के। यहाँ पर अध्ययन किया आंद्रे ब्रताई ने। किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था मैकिम मैरियट ने। समीरपेट गांव का जो तेलंगाना में आता है उसका अध्ययन किया था आपके एस.सी. दुबे साहब ने। सही आंसर क्या है? रामपुरा गांव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत
निम्न में से कौन सा आयाम समाहित है? ठीक है, जब भी हम पश्चिमीकरण की बात करते हैं तो कौन कौन सी बातें शामिल मानी जाती हैं पश्चिमीकरण की अवधारणा में, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला है प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन। क्या पश्चिमीकरण के चलते प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन आए हैं? दूसरा, मूल्यगत और वैचारिक परिवर्तन। तीसरा, केवल ब्रिटिश जीवन शैली का अंधानुकरण। और चौथा, प्राथमिक संदर्भ समूह के कर्मकांड को त्यागना। तो पश्चिमीकरण के दौरान ऐसी क्या हुआ या किस प्रकार के विचार प्रभावित हुए हैं, या हमारे समाज में किस प्रकार का बदलाव आया है पश्चिमीकरण के चलते? इन चारों में से कौन सा बदलाव सही है? यहां दिए गए हैं कूट। कौन सा कूट सही है? 1 2 3 सही है, 1 या 2 सही है, 2 3 4 सही है, या 1 2 3 4 सही? ध्यान से फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। रविंद्र कोयल जी धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, तो एम एन श्रीनिवास के द्वारा प्रतिपादित जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है, इसमें किन बातों को शामिल किया गया है? तो पहली बात तो ये बात तो सही है कि पश्चिमीकरण के चलते प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन तो आए हैं। हमारी विवाह संरचना में, हमारी कानूनी संरचना में, धार्मिक संरचना में, पारिवारिक संरचना में परिवर्तन तो आया है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो थॉट हैं, उसमें भी परिवर्तन आया। एक समय हमारा समाज अंधविश्वास चरम अवस्था पर था, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ बड़े पैमाने पर। इसका असर तो हुआ है। अब जातिवाद उस तरह से नहीं है, अस्पृश्यता उस तरह से नहीं है। कहीं ना कहीं मानवतावादी सोच को बढ़ावा मिला है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला है। तो ये बात तो सही है। लेकिन ये कहना कि पश्चिमीकरण में हमने ब्रिटिश जीवन शैली को आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया है, ये शामिल नहीं है। और ये कहना कि पश्चिमीकरण के चलते हमने कर्मकांड को त्याग दिया है, प्राथमिक संदर्भ समूह के कर्मकांड को त्याग कर दिया है, ये भी संभव नहीं है। यानी कुल मिलाकर सही आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने एम एन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना करते हुए ये तर्क दिया कि ये प्रक्रिया निम्न जातियों के सांस्कृतिक अवमूल्यन को बढ़ाती है और उच्च स्तरीय वर्चस्व को वैधता प्रदान करती है? यानी पहले प्रश्न को समझिए, ये अच्छा सा स्टेटमेंट है, यही क्वेश्चन बन जाएगा कि सांस्कृतिक अवमूल्यन को बढ़ाती है और उच्च जातियों के वर्चस्व को वैधता प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट किसका है संस्कृतिकरण के संदर्भ में? ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न अलग से स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ सकते हैं या आलोचना करते हुए भी पूछी जा सकता है। पहले प्रश्न को समझिए। यहां पर आलोचना की जा रही है एम एन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा में, क्योंकि संस्कृतिकरण में एम एन श्रीनिवास ने यह कहा कि जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों के रीति रिवाजों का अनुसरण करती हैं। इसका मतलब उनमें अपनी ही कल्चर के प्रति, अपनी धर्म के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति हीन भावना है, तभी तो ऐसा हो रहा है। व्यक्ति किसको छोड़ेगा? जिसके प्रति उसमें हीन भावना होगी उसको छोड़ देगा, और जो उसके लिए आदर्श होगा उसको अपनाएगा। इसका मतलब एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के माध्यम से ये बताया कि जो निम्न जातियां हैं उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी कल्चर है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उच्च जातियों की वैधता दी है। यानी उच्च जातियों की परंपराओं को आपने वैधता दे दी। व्यक्ति अनुसरण किसका करता है? उनका लोगों का अनुसरण करता है जो अच्छी होती हैं। इसका मतलब आपने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को सर्वोच्च माना है और निम्न जातियों के रीति रिवाजों को निम्न माना है, कमजोर समझा है। इस बात को लेकर आलोचना हुई है संस्कृतिकरण की विचार की। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, ये पूछा गया है। योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजुमदार, जेम्स हैटन या डेविड हार्डीमैन? हार्डीमैन ने गुजरात में अध्ययन किया था और वहां पे उन्होंने ये विचार दिया था, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या आएगा? डेविड हार्डीमैन। आलोचक तो योगेंद्र सिंह भी हैं, याद रखिएगा, लेकिन गलती से भी योगेंद्र सिंह का नाम मत लगा दीजिएगा। डेविड हार्डीमैन ने यह स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, प्रश्न ही छुप गया। चलिए, जब कोई निम्न हिंदू जाति किसी उच्च जाति या द्वि जाति की जीवन पद्धतियों, अनुष्ठानों, मूल्यों और दर्शन यानी फिलॉसफी को
सामूहिक रूप से अपनाती है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से अपनाती है, तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो संस्कृतिकरण की ये पूरी जो परिभाषा है, ये एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी कौन सी पुस्तक में प्रकाशित की थी, ये पूछा गया है। द इंडियाज विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द क्रुक्स ऑफ साउथ इंडिया, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। तो कौन सी किताब में संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए ये विचार प्रकट किया था? तो चारों किताबें ही एम.एन. श्रीनिवास की हैं, लेकिन आपको ये पूछा गया है संस्कृतिकरण की अवधारणा कौन सी किताब में प्रस्तुत की गई। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। अगला प्रश्न, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को या पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव भारतीय समाज के किस वर्ग पर सबसे पहले और सबसे सघन रूप से पड़ा है? ये तो सही बात है कि पश्चिमीकरण का प्रभाव पूरे भारतीय सामाजिक संरचना पे पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ा? यानी आसान भाषा में कहें तो वही ऐसा कौन सा वर्ग था या कौन सी समुदाय था जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन से बहुत जल्दी प्रभावित हुआ? ग्रामीण कृषक वर्ग, महानगरीय श्रमिक वर्ग, पारंपरिक रूप से साक्षर और उच्च जातियां और आदिवासी सीमांत समूह। देखिए, ज्यादातर अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति के बाद, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, बड़े पैमाने पर प्रशासन सुधार किए गए, एजुकेशन रिफॉर्म किए गए, और सबसे पहला फायदा किसको मिला? अपर कास्ट को मिला, ऊंची जातियों को मिला, क्योंकि इनकी साक्षरता अधिक थी। क्योंकि समाज में आपने शूद्र वर्णों को तो पहले से ही शिक्षा से बाहर रखा हुआ था, तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाए ब्रिटिश शासन की पॉलिसियों का। तो समाज का जो साक्षर वर्ग था, और साक्षर वर्ग कौन था? ज्यादातर ऊंची जातियां थीं, जो ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, ठाकुर हैं, जो समाज की ऊंची जाति थी, सवर्ण थी, जो पहले से पढ़ाई लिखाई में जिनका पहला से दबदबा था, उन्हीं को सबसे ज्यादा फोकस मिला। उन्हीं को ही पढ़ाई लिखाई का, उन्हीं को ही एजुकेशन में, उन्हीं को वकील बनने का, सरकारी नौकरियों का मौका मिला। तो पश्चिमीकरण में भी सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं पर पड़ा जो पढ़े लिखे थे, जो साक्षर थे, और कहीं ना कहीं जो सवर्ण जातियों से आते थे। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम.एन. श्रीनिवास के गांव संबंधी दृष्टिकोण को सही रूप से व्यक्त करता है? यानी गांव की सामाजिक संरचना या ग्रामीण समाज के संदर्भ में जो एम.एन. श्रीनिवास का दृष्टिकोण है, उसे कौन सी अवधारणा सही तरीके से प्रस्तुत करती है? ठीक है, ये पूछा गया है आपके बाद इस प्रश्न में। भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बाह्य संस्कार से कटे हुए लघु गणतंत्र हैं। क्या गांव को लेकर एम.एन. श्रीनिवास की ये सोच है? आपको सही आंसर चुनना है। दूसरा, भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे, वे हमेशा आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से बृहत्तर क्षेत्रीय व्यवस्था में जुड़े रहे हैं। तीसरा, गांव केवल एक भौगोलिक इकाई है, इसका सामाजिक या सांस्कृतिक अस्तित्व नहीं है। और चौथा, स्वतंत्रता के बाद भारतीय गांव में जाति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में आता है रॉबर्ट रेडफील्ड, और चाहे भारत में आप चाहे मजुमदार साहब की बात करें, वी.एच. चौहान साहब की बात करें, एम.एन. श्रीनिवास की बात करें, मैकिम मैरियट की बात करें, एस.सी. दुबे साहब की बात करें, सभी लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि जो स्वतंत्र इकाई होता है, जो रॉबर्ट रेडफील्ड का लघु समुदाय की अवधारणा है, वो भारत में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए भारत में जो ग्रामीण समाज था वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो एक क्षेत्रीय व्यवस्था है, यानी वो संपूर्ण संरचना का एक अंग है, अपने आप में लघु इकाई नहीं है। अगला प्रश्न, एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में समाजशास्त्र के संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये तो सही बात है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस संस्था में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की और उसके विकास में सीधे तौर पर संस्थापक निदेशक के रूप में शामिल रहे? तो कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें उन्होंने संस्थापक की भूमिका निभाई है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उस विश्वविद्यालय में या उस संस्थान में समाजशास्त्र के विभाग के संस्थापक भी रहे हैं? तो 4 संस्थाएं हैं, उसके बाद आपको 4 कूट दिए गए हैं। तो बताइए
कौन सी ऐसी संस्था है जिससे जुड़े रहे, जिसमें समाजशास्त्र स्वतंत्र विभाग की स्थापना भी करी और एक महत्वपूर्ण संस्था के सह संस्थापक भी रहे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंबई विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो सही आंसर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेहा जी, क्या आंसर लगाया है आपने? ध्यान से कूट को समझिए। ठीक है, बंबई विश्वविद्यालय मत लगा दीजिएगा। बंबई विश्वविद्यालय दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, बंबई विश्वविद्यालय की जब बात आती है, जीएस घुरिये का नाम सबसे आगे आता है, पैट्रिक गिडिंस का नाम सबसे आगे आता है। तो याद रखिए, पहली बात तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान है एमएन श्रीनिवास का। और दूसरा, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, इसके सह संस्थापक हैं VKRV राव साहब और एमएन श्रीनिवास। इन दोनों लोगों ने मिलकर बेंगलुरु में इस संस्था की स्थापना की थी। इसीलिए इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के सह संस्थापक माने जाते हैं एमएन श्रीनिवास, जिसमें उन्होंने VKRV राव के साथ मिलकर ये संस्था बनाई थी। और पहली संस्था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये तो पहले से स्थापित थी, उसके अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक माना जाता है एमएन श्रीनिवास को। यानी सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। एमएन श्रीनिवास के अनुसार आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का मुख्य परिणाम क्या हुआ है? ये तो हम जानते हैं कि पश्चिमीकरण के चलते क्या हुआ, भारत में लोगों में कट्टरता में कमी आई, मानवतावाद को बढ़ावा मिला, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला। और इसी धार्मिक दृष्टिकोण में जो कट्टरता में कमी आई और तर्कवाद में वृद्धि हुई, इसी को लौकिकीकरण नाम दिया था। ठीक है, तो ये इसका परिणाम क्या हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। समाज में धर्म का पूर्णतः लोप हो गया। ये पूर्णतः केवल ऐसे शब्द आते हैं तो गलत हो जाएगा आंसर। क्या धर्मनिरपेक्षता के चलते क्या भारत में सनातन परंपरा या भारत में हिंदू धर्म का या बाकी धर्मों का पतन हो गया? ऐसा नहीं हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों के कर्मकांडीय शुद्धता वाले आयामों में कमी आई, उनके सामाजिक उत्सव आयाम को बढ़ावा मिला। केवल अल्पसंख्यकों के धार्मिक व्यवहार में परिवर्तन आया। राज्य द्वारा धार्मिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के चलते सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? जो हमारी कर्मकांडीय शुद्धता वाला आयाम था, उसमें कमी आई है। अब कहीं ना कहीं हम धार्मिक क्रियाओं को या धार्मिक उत्सवों की तरह रूप में देखते हैं। हम कर्मकांडी प्रधान नहीं बचे हैं। ठीक है, हम उसे उत्सव के रूप में देखते हैं, मनोरंजन साधन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है और कौन कौन से किस किस व्यक्ति ने कौन कौन से अध्ययन स्थल पर जाकर अध्ययन किया है। वैसे तो आपने ये प्रश्न यूनिट नंबर 6 में भी सॉल्व किया था, कृषक संबंधी अध्ययनों में, ग्रामीण समाज के अध्ययनों में। तो यहीं से कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है। तो एमएन श्रीनिवास ने कहाँ का अध्ययन किया है, ये आपको मालूम है। ठीक है, रामपुरा का। आंद्रे ब्रताई ने कहाँ का अध्ययन किया है? ठीक है, श्रीपुरम गांव का। एससी दुबे साहब ने कहाँ का अध्ययन किया है? समीरपेट का। और मैकिम मेरिट ने कहाँ का अध्ययन किया है? किशनगढ़ी का। तो सही आंसर क्या है? 2, 1, 4, 3। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ से कभी कभी जितनी बार हम सॉल्व करते जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हमारे याद हो जाते हैं, फिर हम गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट को या टेस्ट पेपर को एक बार लगाते हैं, या कोई भी किताब उठाएंगे मार्केट से 3000 4000 क्वेश्चन वाली और उसको लगाना शुरू करेंगे। आपने एक बार लगाकर उसको छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है। आपको कई बार वो क्वेश्चन बार बार आपके सामने से गुजरेंगे, तब जाके वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण गलती जो स्टूडेंट कर रहे हैं इस समय, हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस करते समय हमेशा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं कि पेपर दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, MPPSC का, और पेपर सॉल्व कर रहे हैं UGC नेट का। पेपर वहाँ जाके पेपर बिगड़ जाएगा, क्योंकि दोनों के सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हमेशा पेपर जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, या कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक के अनुसार कीजिए।
ये नहीं कि 20 साल के 15 साल के यूजीसी नेट के पेपर लगाने लगे और सोचा कि इससे हमारा एपी का पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। नेट का 60% सिलेबस नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि मार्केट में जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं या मार्केट में जो किताबें आती हैं वो ज़्यादातर यूजीसी नेट से संबंधित होती हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है अपनी 10 इकाइयों के आधार पर, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला प्रश्न है आपके सामने। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी निम्न जाति रातों रात या बहुत कम समय में अपनी सामाजिक परिस्थिति बदल सकती है। अब ध्यान समझिएगा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि निम्न जाति उच्च जातियों के रीति रिवाजों का अनुसरण करके रातों रात अपनी सामाजिक परिस्थिति को बदल सकती है। क्या ये सही बात है? नहीं है। क्या कोई व्यक्ति ब्राह्मणों की तरह या क्षत्रियों की तरह या कायस्थों की तरह उनके रीति रिवाजों का पालन करके रातों रात अपनी सामाजिक स्थिति को बदल लेगा? नहीं बदल सकता। यानी ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत हो गया। तर्क क्या है? परिस्थिति में यह दावा तब स्वीकार नहीं किया जा सकता, तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे स्थानीय स्तर पर आर्थिक सुधार या राजनीतिक प्रभाव का समर्थन प्राप्त ना हो जाए, और इसे प्रायः 1 से 2 पीढ़ियों का समय लगता है। तो रातों रात नहीं होगा। ठीक है, 2 से 3 पीढ़ी लग जाएंगी आपको इस प्रकार का दर्जा प्राप्त करने में। ये दर्जा आपको तब जाके प्राप्त होगा जब कहीं ना कहीं आप उस समाज के पॉलिटिकल रूप से और इकोनॉमिक रूप से सक्षम बन जाएंगे। तो केवल नकल मार लेने से या रीति रिवाजों का अनुसरण कर लेने से रातों रात ये दर्जा नहीं मिल सकता। यानी ऑप्शन कथन तो सही है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। सॉरी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के समानांतर किस अवधारणा को दर्शाने के लिए ये कहा था कि कभी कभी उच्च जाति के लोग भी अपने कर्मकांडीय बंधनों को ढीला करके निम्न जातियों की कुछ प्रथाओं को, ठीक है, अपनाने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण में तो ये होता है कि निम्न जातियां उच्च जातियां या सवर्ण जातियों के रीति रिवाजों का या परंपराओं का अनुसरण करती हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि उच्च जातियां भी निम्न जातियों के रीति रिवाजों का, उनकी मान्यताओं का, उनकी परंपराओं का या उनकी आदतों का अनुसरण करने लगती हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? विसंस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण, अपसंस्कृतिकरण या आधुनिकीकरण? तो सही आंसर क्या होगा? विसंस्कृतिकरण। अब कभी कभी एक प्रश्न पूछा गया था, अगर आप पेपर सॉल्व करते रहे, कि विसंस्कृतिकरण किस प्रकार की गतिशीलता है सवर्ण वर्ग के दृष्टिकोण से, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी? ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। यानी जब आप निम्न जाति के रीति रिवाजों का अनुसरण करते हैं तो सामाजिक गतिशीलता में क्या होता है? जातिगत सामाजिक गतिशीलता में आपकी स्थिति गिरने लगती है। इसीलिए विसंस्कृतिकरण को क्या कहा गया है? अधोगामी गतिशीलता का नाम भी दिया जाता है। तो अपने आप में विसंस्कृतिकरण अधोगामी गतिशीलता से भी जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, श्रीनिवास ने द रिमेंबर्ड विलेज का ये नामकरण क्यों किया? जिसके पीछे मुख्य कारण क्या था? 1976 में किताब आई द रिमेंबर्ड विलेज। इस नाम शब्द का या इस पुस्तक का ये नाम रखने का क्या लॉजिक था, क्या आधार था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, वह केवल अपने सपनों में आता था, वह गांव उनके सपनों में आता था। उनके कार्य क्षेत्र के या उनके क्षेत्र कार्य के दौरान एकत्रित किए गए मूल प्रमाणित डेटा और नोट्स त्रिमूर्ति भवन दिल्ली में आग में नष्ट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने इसे अपनी स्मृति के आधार पर लिखा था। ये गांव भारत के विभाजन के समय नष्ट हो गया था। ये काल्पनिक गांव का नाम था। तो रिमेंबर्ड विलेज क्या है? जैसे कि हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो उनकी जो मूल डेटा क्या था, उस समय कोई पीडीएफ तो होती नहीं थी, उस समय कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम था नहीं, तो उन्होंने सारा डेटा क्या था, हार्ड कॉपी के रूप में था कि भाई लिखा हुआ था, लिपिबद्ध था। उसकी कोई ज़्यादा कॉपियाँ भी नहीं थी, उस समय फोटो कॉपी या जीरोक्स वाला कल्चर भी नहीं था। तो ऐसे में कोई दूसरी प्रतिलिपि भी नहीं थी उनके पास, फोटोकॉपी भी नहीं थी उनके पास। तो ऐसे मूल प्रति के जल जाने के बाद जो उनको याद रहा उसी को उन्होंने लिखा है बस उस गांव के बारे में। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? द रिमेंबर्ड विलेज रखा गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एम एन श्रीनिवास के अनुसार आधुनिक गांव भारत में लोकतांत्रिक राजनीति और वयस्क मताधिकार ने जाति व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है। यानी हम देखते हैं कि भैया वयस्क मताधिकार मिला है, लोकतांत्रिक राजनीति बढ़ी है, डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ है, इसके चलते जाति व्यवस्था पर क्या परिणाम हुआ है, जाति व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। जाति व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर होकर समाप्त हो गई है। ये पूरी तरह से ये शब्द आते हैं, केवल, पूरी तरह, पूर्णतः, इस प्रकार के शब्दों को तो पहले ही नकार दीजिए। ऐसा कभी नहीं होता समाज में, कोई भी चीज कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। जातियों का राजनीतिकरण हुआ है, उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत संघों के माध्यम से अपनी एकजुटता को मजबूत किया है। केवल उच्च जातियों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा है, ऐसा नहीं है भाई। लोकतांत्रिकरण में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। ये कहना कि ऊंची जातियों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा है, ये अपने आप में गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव पूरी तरह जाति निरपेक्ष हो गए हैं, ऐसा तो है ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में शहरों से लेकर गांव तक भारत में कास्ट सिस्टम ही डिसाइड करता है आज भी वोटिंग सिस्टम को, हमारे वोटिंग बिहेवियर को। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई है, जैसे जैसे वैध मताधिकार का महत्व बढ़ा है, वैसे वैसे जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। अब हर जाति को मालूम है कि हमारा संख्या बल से, अपने संख्या बल से हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपनी आवाज को विधानसभा, लोकसभा तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर। अब दबदबा खत्म हो चुका है वर्ण व्यवस्था के चलते, या ऊंची जातियों का जो सवर्णों का दबदबा खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हर कास्ट को मालूम है कि हमें बस एकजुट होना है और अपनी बात को रखने की ताकत होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जातियों का राजनीतिकरण हुआ। आपने देखा गुर्जर आंदोलन हुआ, या आप देखते हैं पटेल आंदोलन हुआ गुजरात में। देखिए कई सारे मूवमेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जातियां संगठित होती जा रही हैं इसी डेमोक्रेसी के चलते। ये सबसे बड़ा असर हुआ है, ठीक है, लोक डेमोक्रेसी का और वयस्क मताधिकार के चलते। अगला क्वेश्चन, जाति व्यवस्था के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करते हुए एम एन श्रीनिवास ने किस समाजशास्त्रीय सिद्धांत के संदर्भ समूह सिद्धांत के समान संरचनात्मक प्रारूप का उपयोग अनजाने में अपने संस्कृतिकरण के सिद्धांत में किया है। कहने को बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना लेंदी बनाकर पूछा गया है, शब्दों का जाल बिछाकर, कि वो कठिन लगने लगता है। भाई आसान क्वेश्चन ये है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में, ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने संदर्भ समूह के रूप में इसको प्रस्तुत किया है कि भाई हर व्यक्ति अपने ऊंचे ग्रुप को या ऊंची जाति को अपना संदर्भ समूह मानता है और उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। यानी जिस समूह के आप सदस्य नहीं हैं, आप उस समूह के सदस्य बनने के जो प्रयास करते हैं, वो समूह आपके लिए क्या बन जाता है, रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह बन जाता है। तो ये संदर्भ समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया है इन्होंने, या किससे प्रभावित होकर लिया है, यही तो क्वेश्चन है बस। ठीक है, पार्सन, मर्टन, मार्क्स या बीबर, जब भी हम बात करते हैं तो मर्टन का नाम सबसे आगे आता है, ठीक है, हमेशा रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम एन श्रीनिवास द्वारा संपादित की गई जिसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के गांवों के अध्ययन का संकलन माना जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के गांवों का संकलन करके बड़ी फेमस किताब लिखी थी, 1955 का समय था, तो 1955 में ये किताब आई थी। तो कौन सी किताब है, विलेज इंडिया, इंडियाज विलेज, द इंडियन विलेज, रूरल इंडिया, या सॉरी रूरल प्रोफाइल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अपने आप में, इसमें किसी एक गांव का अध्ययन नहीं है, कई सारे विभिन्न क्षेत्रों के गांव की स्टडी करके ये किताब लिखी गई थी। सही आंसर क्या है आपके, इंडियाज विलेज। एम एन श्रीनिवास ने भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष किन तत्वों का सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा है। जब भी राष्ट्रीय एकीकरण की बात आती है तो एम एन श्रीनिवास ने कुछ बाधाएं बताई हैं। ये बाधाओं के चलते भारत का जो राष्ट्रीय एकीकरण है ये कहीं ना कहीं संकट बन जाता है। यही बाधाएं राष्ट्रीय एकीकरण के विपरीत अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद या वर्ग संघर्ष। फिर दिए गए हैं कूट, आपको इन कूटों के आधार पर अपना आंसर लगाना है। तो बताइए, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद या वर्ग संघर्ष। ये तो हम सब जानते हैं कि क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद ये तीनों ही भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के सबसे बड़े संकट माने जाते हैं, बाधक माने जाते हैं। वर्ग संघर्ष बाधक नहीं है, वर्ग संघर्ष तो भाई श्रमिकों में और कृषक वर्गों का संघर्ष है अपने आप में, वो राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती नहीं है।
चुनौती क्या है? क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एम एन श्रीनिवास ने कुर्गों के अपने अध्ययन में धार्मिक क्रियाओं के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं का प्रयोग किया था जो शुद्धता अशुद्धता की सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो बताइए वो शब्द क्या थे? पोल और मणि, पवित्र और अपवित्र, सगुण और निर्गुण, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है दो शब्द या ये शब्दावली किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है शुद्धता और अशुद्धता से संबंधित इस शब्दावली का इस्तेमाल किस समाजशास्त्री ने किया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सही आंसर है पोल और मणि। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जो कुर्ग समुदाय में जो पवित्र वस्तुएं होती हैं, पवित्र क्रियाएं होती हैं, उसे कहा जाता है मणि, और जो अशुद्ध क्रियाएं होती हैं, अपवित्र क्रियाएं होती हैं, उसे कहा जाता है पोल। क्लियर? तो पोल और मणि जो शब्दावली है ये एम एन श्रीनिवास ने इस्तेमाल की है। तो कुर्ग समुदाय में पवित्र क्रियाओं के लिए इस्तेमाल होता है मणि, और अपवित्र क्रियाओं या अपवित्र वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है पोल शब्द का इस्तेमाल। क्लियर? तो प्रश्न तो काफी समान है, लेकिन इसके अर्थ को भी समझ लीजिए ताकि और भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो गलत आपसे नहीं होगा। एम एन श्रीनिवास के सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला कथन क्या है? संस्कृतिकरण एक एंडोजीनियस यानी अंतरजातीय परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी यहां से आपको बाहर से कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद अपने अंदर से परिवर्तन लाना पड़ेगा। याद रखिए, तब संस्कृतिकरण हो पाएगा। ये तो सही बात है। पश्चिमीकरण एक बाह्य जनित परिवर्तन है, ये भी सही बात है। पश्चिमीकरण हमेशा बाह्य संपर्कों से होने वाला परिवर्तन है। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण दोनों ही पूर्णतः एक ही प्रक्रिया के नाम है, ये गलत है। आधुनिकीकरण अलग है और पश्चिमीकरण अलग है। क्लियर? यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे 25 प्रश्न जिन्हें आज हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 25 क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन बन जाएगा। महत्वपूर्ण है कि सारी अवधारणाओं को गहराई से समझने की कोशिश करना जरूरी है। और गहराई शब्द का मतलब ये नहीं कि आप 5-5 किताबें पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी थिंकर को एक बार समान तौर पे पढ़िए, फिर पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप 40-50% पेपर बन रहा है तो फिर से पढ़ना शुरू कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर पेपर सॉल्व कीजिए। तो बार बार किताबें चेंज करने से काम नहीं होगा, आपको पढ़ने का तरीका बदलना है बस। और हर बार आपको पढ़ने के बाद कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी से ही काम हो जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण क्लासेस याद रखिएगा, आपके लिए नहीं है, जो लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए है। 6 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है हमारा। ठीक, यूजीसी नेट का बैच हमारा अलग होता ही है, लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर वो स्टेट लेवल पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या जीआईसी, जीडीसी, पीजीटी की तैयारी करते हैं। बहुत से लोग जो बीएड करके पीजीटी करते हैं, तो उनको अलग अलग कोर्स लेने होते हैं। तो हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 6 जुलाई से, यानी सभी एग्जाम के लिए एक ही बैच। तो एक बैच तो हमारा अलग अलग जो सिलेबस के हिसाब से चलते हैं वो तो है ही, बहुत से लोग केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अलग बैच होगा। और एक कॉमन बैच शुरू होगा हमारा जो 6 महीने चलेगा। ठीक है, 6 महीने का बैच होगा। इस 6 महीने में आपको समाजशास्त्र की सारी अवधारणाएं पढ़ाई जाएंगी, पूरा समाजशास्त्र पढ़ाया जाएगा। अब वो आपके पाठ्यक्रम का हो या ना हो, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को भी मिलेगा। तो 6 जुलाई से सोमवार से ये बैच शुरू होगा। ठीक है, संपर्क जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन का। टेलीग्राम का चैनल होता है, उसी प्रकार से व्हाट्सएप में भी चैनल होता है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप सभी लोग व्हाट्सएप के इस चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है, और डायरेक्ट कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सारी अपडेट आपको कहाँ मिलेगी देखने को? अब केवल चैनल में मिलेगी। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।